नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सक्सेस स्टोरी भी है और केस स्टडी भी है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आम स्टूडेंट्स के साथ हैपनिंग होती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपका एजेंट कॉम्पिटेंट है, तो आप ऐसी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट है हमारे साथ, आई थिंक सो 1.5 साल से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है। और प्रोफाइल इट इज़ नॉट ए मतलब कहिए कि कोई नॉर्मल प्रोफाइल है, प्रोफाइल भी बढ़िया है और नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। 72% से ज़्यादा इसके मार्क्स हैं, 2020 का पास आउट है और आइल्स में भी ओवरऑल 6 बैंड है, एक मॉड्यूल में 5 है। तो हमारे पास आया और इकोनॉमिकली भी वीकर है, मतलब इकोनॉमिकली भी बच्चा कमज़ोर है। और इवन हमारे पास आया था सस्ती कंट्री के लिए कि मुझे सस्ती कंट्री के अंदर डाला जाए, और हमारी बहुत सारी वीडियोस लंबे समय से देख रहा है। और मैं बार बार बताता हूँ कि वी आर टेलिंग द ट्रुथ। वीडियोस में देखें, हमारे साथ बैठे हुए हैं, सारा कुछ ट्रुथ ही रहता है। तो इकोनॉमिकल कंट्री के लिए आया था। इसका जो एडमिशन है स्लोवेनिया में डाला था, और स्लोवेनिया में आप जो रिसेंट चीज़ें हैपनिंग हुई हैं उनकी रेगुलर्स हमारी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इवन स्लोवेनिया में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्लोवेनिया से रिलेटेड हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल सकती है स्टडी इन स्लोवेनिया। इवन उनके अंदर सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, रिजेक्टेड केसेस स्लोवेनिया के भी है, स्लोवेनिया में कैसे जाया जा सकता है उसके बारे में भी है। फिनलैंड में भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजते हैं, हमारी फिनलैंड से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट हैं। दोनों प्लेलिस्टों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। किसी भी कंट्री में जाना है तो वो वीडियोस ज़रूर वॉच करें। देयर आफ्टर आप किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस लें जिसको उस टाइप का नॉलेज हो। तो सस्ते के चक्कर में हमने भी कहा कि चलो फाइनेंशियली वीक है, वहाँ डालते हैं। डालने के बाद अभी आपको स्लोवेनिया का मालूम है कि 6-6 महीने से ज़्यादा टाइम लगाया है उन्होंने सिर्फ डिसीज़न देने में, और एट द एंड डिसीज़न भी नेगेटिव आया। और ऐसी हैपनिंग होती हैं कभी, मतलब बीइंग ए ह्यूमन है, हम फैक्ट बताते हैं। मैं फिर बताता हूँ, तो ऑलवेज क्लाइंट्स को कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। डिसीजन विल बी गिवन बाय द एम्बेसीज और यूनिवर्सिटीज़ ने। फिर भी हमें ये मालूम है कि अगर ये चीज़ हुई है तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है अगर आप हमारी सुजेशन मानते हैं, और उसमें भी हम आपका कंप्लीट कोऑपरेट करेंगे अगर आप उस वे से चलते हैं। तो जो क्लाइंट समझदार होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं, वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं। तो उसके बाद अभी इनका उस रिफ्यूज़ल के बाद अभी 6-7 महीने उसके ऊपर ख़राब किए। 2000 यूरो की फ़ीस भी भेजी, फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं आ रही थी यूनिवर्सिटी से। अभी ये देखिए, और सिचुएशन क्लाइंट की समझ सकते हैं। सस्ते के चक्कर में आया था कि मेरा कहीं बन जाए, फ़ीस वापस नहीं आ रही थी। इधर हमने फ़िनलैंड का भी डाल दिया, फ़िनलैंड की फ़ीसें भी भेजनी है। तो फ़िनलैंड की भी फ़ीसें बड़ी मुश्किल से अरेंज करके भेजी। फ़ंड्स की भी प्रॉब्लम रही, फ़ंड्स में भी इनको टेक्निकली हेल्प करके दी है हमने, चाहे वो स्लोवेनिया के थे चाहे आपके फ़िनलैंड के थे। तो सक्सेसफुली इनका फ़िनलैंड का अभी स्टूडेंट वीज़ा आया है। इनसे हमारी डिस्कशन रहेगी, इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है और इनकी फीलिंग्स कैसी थी जब रिजेक्शंस आती थी, जब केस डिले हो रहा था। और ये ऐसा एक स्टूडेंट है जिस स्टूडेंट के 3 मंथ से ज़्यादा टाइम लगे हैं रेजिडेंसी परमिट आने के आफ्टर बायोमेट्रिक, और उतना ही बेचारा मुश्किल में था और आगे से आगे ऐसी मुश्किलें आ रही थी और सारी फेस कर रहा था, हमारे साथ टच में था। हम भी कंप्लीट फुल कोऑपरेट कर रहे थे कि भाई हम वहाँ पे टेलीफोनिकली भी बात कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, सारा कुछ उनको भी समझा रहे हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलता रहा। लास्टली इसने अपनी डेस्टिनेशन अचीव कर ली है। अभी फिनलैंड का इसका अप्रूवल आ चुका है हमारे पास। 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर इसका रेजिडेंसी परमिट भी आ जाएगा। फिनलैंड में भी ये ट्रैवल करेगा। तो अभी इससे भी बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। इनके भाई साहब भी साथ में बैठे हुए हैं। भाई साहब आपको भी नमस्कार है सर। तो अभी सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ पता चला था आपको? कैसे? मुझे ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਵਾਓ, ਵੀ ਜੈਨੂਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ नहीं लगा तो फिर नहीं लगना किसी को ही। ठीक 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 ठीक। तो और हमारा कुछ सोशल मीडिया भी देखते हैं कभी? हाँ जी सर, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ YouTube ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2020 ਤੋਂ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 12th, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ
नहीं आप अभी जे आपके केस में भी जेन्युइन बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं आपको स्क्रिप्ट दी हुई है आपने वो बोलना है, कोई ऐसा तो नहीं सर। तो वीडियोस का क्या फीडबैक है, वीडियो में क्या ट्रुथ बताते हैं, फैक्ट बताते हैं, या बस लोगों को अट्रैक्ट करने हम आ जो हमारे पास ऐसा है? नहीं सर, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 100% ਟਰੂਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਓਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। अभी ये बताइए कि आप हमसे जुड़े कितना टाइम हो चुका है? सर ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ से ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਹਜੇ। ठीक है। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपने अपनी 12th कौन सी स्ट्रीम से की हुई है? 12th ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ परसेंटेज मेरे 72% ਸੀਗੇ। ਤੇ आपका IELTS PT में क्या स्कोर है, कोई IELTS PT की है? IELTS ਸਰ ਹਾਂਜੀ, IELTS ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀ 6 ओवरऑल बैंड ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੋड्यूल 'ਚ ਮੇਰੇ 5 ਸੀਗੇ। ठीक 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 ठीक। तो जब आप हमारे पास आए तो कौन सी कंट्री का केस प्रोसेस किया था? मैं सर पहला ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ स्लोवेनिया ਦਾ। पर अच्छा, स्लोवेनिया में कितना टाइम हमने लगाया और एट द एंड क्या रिजल्ट्स मिले? स्लोवेनिया सर मेरा अगस्त ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ठीक है, अगस्त 2021 में। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा ठीक है, ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰ ਉਹ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। रिफ्यूजल आई। हमने उस यूनिवर्सिटी में फीस कितनी भेजी थी? फीस सर मेरी सीगी 1890 यूरो फीस सीगी। 1890 यूरो भेजी थी। तो फिर यूनिवर्सिटी से जब हम रिफंड मांग रहे थे तो यूनिवर्सिटी क्या कह रही थी? सर यूनिवर्सिटी का सर ਰਿਫੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਨॉन ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਫੰਡੇਬਲ नहीं होनी है। ठीक है। जब आपका केस रिफ्यूज हो गया स्लोवेनिया का, हाँ जी, क्या उसके बाद हमने स्लोवेनिया में कोई अपील भी भेजी आपकी लिखकर? हाँ जी, की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन को? हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। कितने के पेज की अपील होगी वो? सर वो सीगी मेरे साथ 2-3 पेज दी सीगी। 3 पेज 3 पेज दी सीगी। पढ़ी सी उतना वैसे? हाँ जी सर मैं पढ़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, अपील भी रिजेक्ट हो गई? हाँ जी। तो फीस कहते हैं रिफंड नहीं करनी। हाँ जी। तो उसके बाद हमने फिर क्या किया रिफंड के लिए? आपको क्या हमने क्या सजेस्ट किया जब आप हमारे पास आ गए कि अभी क्या करना चाहिए, फर्दर अप्लाई क्या करना क्या नहीं? नहीं सर उस तो बाद ਤੁਸੀਂ शायद वकील नहीं तो आपके केस में मैंने फर्दर सजेस्ट क्या किया, वो तो फीस फंस गई वहाँ पे 2018। तो उसके बाद मैंने आपको कुछ सजेशन दिए होंगे कि आगे क्या करना है हमने। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 99% ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक 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 ठीक। तो फिर फिनलैंड में डाला? हाँ जी सर फिनलैंड जी। फिर एडमिशन आया? हाँ जी एडमिशन आने के बाद आपने अपने बायोमेट्रिक कोई डेट याद है कब दिए थे आपने फिनिश वहाँ पे BFS में, कुछ आइडिया? बायोमेट्रिक सर मेरी जुलाई ਦੀ 25 ਸੀ। 25 जुलाई। अभी डिसीजन कब आया? डिसीजन सर आया ਸੀਗਾ 11 नवंबर ਨੂੰ। 11 नवंबर। और ये केस एक ऐसा डिले केस हुआ है, और इसके लिए चाहे वो इंटर फिनलैंड वहाँ की गवर्नमेंट है उनको फ़ोन्स जा रहे थे रेगुलर्स, उनको रेगुलर्स ईमेल्स जा रही थी, चाहे जहाँ पर एम्बेसीज थी उनसे भी अपडेशंस पूछी जा रही थी। दे आर ऑलवेज सेइंग इट इज़ अंडर प्रोसेस। तो उसके बाद हमारी सिचुएशन समझ सकते हैं। हमारे पास है आपसे जब मैंने केस 1.5 साल पहले लिया था, कितने पैसे लिए थे उस टाइम मैंने, जब आप केस लेकर आए थे कि मैंने अपना केस प्रोसेस करना? कुछ पैसे तो लिए होंगे जरूर, फ्री में तो किया नहीं होगा हमने स्टार्ट। 15,000 रुपये। 15,000। अच्छा, मेरी फीस के अलावा जो 15,000 मैंने आपसे दोबारा अपनी कोई फीस मांगी हो? नहीं सर मैंने नहीं मांगी। जब आपका वहाँ पे केस खराब हुआ स्लोवेनिया में, हाँ जी, तो मैंने फीस तो लेनी थी वीज़ा लगने के बाद, हाँ जी, ऐसा ही था। हाँ जी। तो मैंने फीस भी अपनी 1.5 लाख रुपया तो लेनी थी ना लगने तक। तो जब मेरा वहाँ पे आपका केस फंस गया तो मैंने आपसे कहा होगा कि चलो आप फिनलैंड में डालो, तो क्या फीस लेंगे, कुछ बताया होगा आपको कितनी फीस लूँगा अगर बाई चांस फीस रिफंड नहीं आती, जब कुछ होता तो? सर आप ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਫੀਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ पेस पाओ फिनलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। तो आपके जो हमारे स्टाफ थे, चाहे अकाउंट डिपार्टमेंट था, चाहे आपको डील करने वाले थे, चाहे हम थे, कभी आपको देखने के बाद हम तीड़ियाँ डालते हो, इग्नोर करते हो, कोई फ़ोन का रिप्लाई ना करते हो, आपका इतना केस कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी कभी हमारे स्टाफ ने? नहीं सर स्टाफ सर मैं कहना भी ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਕਨੂਰ ਸਰ ਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 10-10 11-11 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ठीक 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 ठीक। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि बस ले लिए हमने आपको फंसा दिया है इस चक्कर में तो इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ो यार अपना कुछ नहीं करना? नहीं सर। तो आपकी क्या फिर स्लोवेनिया से फीस रिफंड आ गई थी? हाँ जी सर रिफंड मेरी फीस रिफंड आ गई थी। रिफंड कितना टाइम लगा था उसके बाद, कुछ आइडिया हो कितने महीने वापस आया था? रिफंड सर मेरे सामने विद इन
मंथ आ गई सी, मंथ आ गई। हाँ जी। तो देखिए वो उन्होंने कह दिया कि नॉन रिफंडेबल है। इवन दैट हमने फाइट करके किसी भी हुक एंड क्रुक से वो फीस भी रिफंड करवाई, और मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम पूरा का पूरा कोऑपरेट करेंगे। एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन के अंदर, किसी भी प्रोफेशन के अंदर, और पैसे की जो प्रायोरिटी देता है मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सुकून भी मिलता हो। सेटिस्फैक्शन को लेने के लिए लाखों रुपए भी आप खर्च दें तब भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस काम को करने में आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही, जिस पैसे में आपको मजा ही नहीं आ रहा कमा के, उस पैसे को मैं ये कहूँगा कि इग्नोर करें, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मेरे थ्रू बहुत सारे बच्चे फ़ॉरेन में जाते हैं, मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ, फ़ॉरेन में कुछ नहीं है भाई, बड़ी हार्ड लाइफ है दिस, बट बच्चे डेस्परेट है जाने के लिए, सर हमने जाना है। अभी ये देखिए, आप एक 12th पास हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ऐसी, तो आपको क्या एक्सपेक्ट लगती है कि आपको वहां जाकर व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी? व्हाइट कॉलर की जॉब तो छोड़िए, ब्लू कॉलर की जॉब नहीं मिलेगी जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है। तो फॉरेन जाने से पहले रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने के लिए मैं कहूंगा ये हमारे लिए बहुत ईजी है भेजना इट इज नॉट सो ईजी, बट वहां पर जो स्ट्रगल है ना, एटलीस्ट 2 से 3 साल की स्ट्रगल है मिनिमम। अगर इतना टाइम सेक्रीफाइस कर सकते हैं 2 से 3 साल, अपनी रातों की नींदें उड़ा सकते हैं। जैसे क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है, जो बच्चे बैंकिंग के एग्जाम क्लियर करते हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करते हैं, जो आईपीएस आईएएस बनते हैं, उनसे पूछिए, उन्होंने 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर, तो उन बच्चों ने 20-20 घंटे पढ़ा होता है, 18-18 घंटे पढ़ा होता है, तब जाकर वो उस पद पर पहुंचते हैं। हम भी यहाँ पर सीट में बैठे हुए हैं, हम भी डे एंड नाइट वर्क करते हैं इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बस ये वीडियो बना दी छोटी सी तो काम खत्म है। तो फॉरेन में जाने से पहले आपके माइंड में ये है कि वहां पर इससे ज्यादा स्ट्रगल है। यहां पर हम कुछ करते नहीं, वहां पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूरो या डॉलर वहां पर सड़कों पर पड़े हुए बाद जाकर उठाने हैं। तो ऐसा है कि सोच समझ कर जाना है और हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, नींदों को अपनी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एटलीस्ट 2-3 साल, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्राउन इमिग्रेशन के साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा है क्राउन इमिग्रेशन वाली। ठीक। तो किसी को रेकमेंड करोगे? हाँ जी सर। चलो इन केस अगर आपका वीजा नहीं आता ये भी फिनलैंड का, तो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन? सिचुएशन तो जी बहुत औखी होंदी ते खराब होनी सी, बिल्कुल खराब ये सब सारे का सारा ब्लेम किसके ऊपर आना था? नहीं सर, ब्लेम ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कहने, ਤੁਹਾਡੇ नहीं सैटदे, इदां नहीं ਸੀगा। तो मैं चलो सिचुएशन देखो, जो बंदा बैड टाइम के साथ बंदे के साथ स्टैंड करता ना, दैट इज द प्लेयर। माड़े टाइम में अगर कोई खड़ा नहीं ना, वो बंदा गधा है। इनके साथ स्टैंड होना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इंस्टेड ऑफ न्यू केसेस, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन स्ट्रगल। मेरे पास ये एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे कि हम इकोनॉमिकल चलें, कुछ सस्ती सी कंट्री में चलें, लेकिन इनके उससे ज़्यादा पैसे बेचारों के लगे हैं। कोई बेचारों ने इंटरेस्ट भी दिए हैं, जहाँ से कोई फंड दिखाए होंगे, कुछ टाइम भी वेस्ट हुआ है इनका, 1-1.5 साल का कोई टाइम नहीं होता। और फॉरेन में जाने से पहले मैं ये भी बता दूं कि आपके अंदर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको 1-1.5-2 साल वेट करनी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, कोई नया बच्चा हमारे पास आता है, कोई स्टूडेंट है समझो, किसी ने फॉरेन कंट्री में जाना है, उसको कितने टाइम का पेशेंस लेकर चलना चाहिए स्टूडेंट वीजा के ऊपर? कितना का टाइम लेकर चले? वीजा सर मेरे हिसाब ਨਾਲ 1 साल तक मिनिमम है। देखो दिस इज अ लाइव डिस्कशन, तभी मैं इन मंचों पर ये चीजें बताता हूँ। ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मंचों पर नहीं मिलेंगी। इन मंचों पर आपको सिर्फ वीजा दिखाने वाले जरूर मिलेंगे, वीजा आ गया। मेरा मकसद इनको ये नहीं था कि वीजा आ गया तब हम इस चीज को डाल रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हैपनिंग होती है, पेशेंस लेकर चलना है। मैं फिर इन दोनों की प्रेज करता हूँ, इसके और इसके भाई की, कि इनके अंदर पेशेंस थी। जब पेशेंस होती है तो उसके साथ हमें भी काम करने का मजा आता है। इन पेशेंस वालों को हम भी कहते हैं छोड़ो, फिर इन्होंने कुछ नहीं करना। फिर मुझे 6-7 महीने के बाद बात करते हैं, सर अभी हमारा दोबारा केस स्टार्ट करिए, हमने दोबारा करना है। तो वो 6-7 महीने फिर खराब किए और प्रोफाइल अपनी वीक की है। अभी तो चीज़ चल रही है, अगर सिस्टम से चलेंगे तो हम आपको 70 से 80% रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो अभी ऐसा है कि इस टाइप की केस स्टडी, इस टाइप की सक्सेस स्टोरी मैं ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूं, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।